हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में 2020 में एक जजमेंट पास किया है। इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन जो लोअर कोर्ट में चल रहा है उसे क्वैश कर दिया। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स पे क्वैश किया वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए मेरा चैनल ऑनलाइन लीगल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, इसके अंदर क्या हुआ था, ये मैटर के अंदर कि हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही थी। उसी दौरान जिस बंदे के साथ वो रह रही थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बंदा था, यानी कि उसके कुछ पॉलिटिकल ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसी दौरान वाइफ जो है बहुत सारे जेवरात लेकर भाग जाती है और मार धाड़ करके 2.5 लाख रुपया कैश जो है वो हस्बैंड से लेकर चली जाती है। तो हस्बैंड इस केस के अंदर उस जो वाइफ थी और वाइफ का जो बॉयफ्रेंड था उन दोनों के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस फाइल करता है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है, ताकि क्योंकि उसने जो है उसके साथ 2.5 लाख रुपया उसके लेके गया और उसके सारे जेवरात लेकर चली गई। इसके बाद जो वाइफ जो है वो ये कंप्लेंट फाइल होने के बाद एक बदले की भावना से वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो फाइल कर देती है हस्बैंड के अगेंस्ट में और उसके अंदर उससे 1 लाख रुपया हर महीना खर्चे के तौर पे मांगती है कोर्ट से। अच्छा, इसके साथ साथ वाइफ जो है बच्चे की कस्टडी भी मांगती है कि मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी चाहिए। और उस कस्टडी के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है व्यूअर्स कि उस जब कस्टडी का जो एप्लीकेशन डालती है फैमिली कोर्ट के सामने वो ये कह के डालती है कि मैं चूँकि एक डॉक्टरेट की डिग्री मेरे पास है और मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से मेनटेन कर सकती हूँ, मैं मेरे बच्चे का एजुकेशन बहुत अच्छे से देख सकती हूँ क्योंकि मैं 1.5 लाख से ज़्यादा महीना कमाती हूँ, मेरी इनकम 1.5 लाख से भी ज़्यादा है। और एक जगह पर ये ऐसे कहती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फाइल कर के अंदर जो एप्लीकेशन डालती है उसके अंदर वो 1 लाख रुपए की डिमांड भी रखती हैं। तो कोर्ट यही कहता है कि मैडम अगर आप इतना अच्छा कमा सकती हैं, आप इसमें क्या हो गया कि हस्बैंड ने वो एप्लीकेशन जो डाला था बच्चे के इसके लिए कस्टडी के लिए वो कोर्ट के सामने लाके प्रेजेंट कर दिया कि देखिए ये इसका खुद का ये कहना है कि ये अच्छा खासा कमाती है, तो ये क्या बेसिस पे मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है। तो जज ने भी ये चीज़ को कंसीडर किया कि भाई कोई, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने कुछ जजमेंट्स आपके सामने रखे थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कहता है कि जब भी आप कोई रिलीफ मांगो तो वो रिलीफ का कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी इसके अंदर ये 1 लाख रुपया मांग रही है तो इसका बेस ये होना चाहिए कि मैं अपने पे आपको मेंटेन नहीं कर सकती, मैं कमा नहीं सकती। सॉरी। तो अगर वो ये कहती हैं तो ऑब्वियसली उनको मिलना चाहिए जो भी वो अमाउंट मांग रही है, अगर हस्बैंड देने के लायक का है, कैपेसिटी का है तो। लेकिन अगर दूसरे पिटीशन के अंदर, किसी दूसरे केस के अंदर वो अपने आप को एकदम वेल तरीके से अर्न करने वाली फीमेल बताती है तो ये उसका कोई आधार नहीं है मेंटेनेंस मांगने का। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये जो जज ने जो है एग्जामिन किया और जज ने अप्रिशिएट किया, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जज के अप्रिशिएशन को कि उन्होंने इतनी बारीकी से चीज़ों को पकड़ा। उन्होंने कहा कि ये जितने भी आपने एलिगेशंस डाले हैं और जो आपने डीवी का जो केस जो आपने फाइल किया है, ये आपने कब फाइल किया? जब आपके हस्बैंड ने आपके खिलाफ केस फाइल किया। उसके बाद ये देख के लगता है कि ये एक तरीके का आफ्टर थॉट्स है। आफ्टर थॉट है यानी कि ये बाद में सोची समझी एक तरीके की साजिश है जिसमें आपने सिर्फ सामने वाले से बदला लेने के लिए और सामने वाले को मज़ा चकाने के लिए आपने एक तरीके का एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ किया। ये वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाना या नाजायज़ तरीके से कानून की चीज़ों को इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो भी बंदा एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करेगा उसका पिटीशन, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाना चाहिए, क्वैश हो जाना चाहिए। तो ये एक तरीके का आपका आई वॉश है आपके हस्बैंड के अगेंस्ट में, आपके हस्बैंड से बदला लेने के लिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उसके अंदर वो ये था कि लिमिटेशन आपका बार हो चुका है। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर क्या हुआ था कि ये उन्होंने खुद अपने डोमेस्टिक वायलेंस के जो एप्लीकेशन के अंदर लिखा था कि उन्होंने अपना मैट्रिमोनियल होम यानी कि अपने हस्बैंड का घर छोड़ा था जनवरी 2018 को।
और ये जो इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन फ़ाइल किया है ये मई 2019 को फाइल किया है, यानी कि 1 साल और 5 महीने के बाद। तो ये जो टाइम पीरियड आपका गुजरा इसमें तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बाहर हो जाता है। इसमें एक सोचने वाली बात ये है, इसके अंदर जज ने कहा है कि जो लिमिटेशन जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंस शुरू हो जाता है, यानी कि डेट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जब आपके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ उस अत्याचार से 1 साल के अंदर अंदर ही आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर सकते हैं। आपने घर छोड़ दिया, आपने एक बार घर छोड़ दिया तो यानी कि आपके सारे पर जो जितने भी अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है आप उसके कांटेक्ट में नहीं है, आप उनके घर में नहीं है, तो किस किस्म का अत्याचार आप कंटिन्यू करेंगी, वो अत्याचार कंटिन्यू नहीं होगा। तो व्यूअर्स में इसके अंदर कुछ लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन था कि जब डोमेस्टिक रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है वो लिमिटेशन शुरू होता है। जी नहीं, लिमिटेशन जो है डोमेस्टिक रिलेशन का, जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया, फिर जो है बाय म्यूचुअल जो है कंसेंट जो है डिवोर्स लिया गया। ज़रूरी नहीं है कि बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के बाद ही आप अपना लिमिटेशन बताएं। जी नहीं, अगर वो फीमेल मैट्रिमोनियल होम छोड़ चुकी है उसके बाद से उसका लिमिटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि डेट ऑफ इंसिडेंस जब वो मैट्रिमोनियल होम में थी तभी उनका इंसिडेंस हुआ था, तभी उनके ऊपर वायलेंस हुआ था। तो जज ने ये और एक पॉइंट को कंसीडर किया कि एक तो लिमिटेशन आपका बाहर हो गया है, दूसरा ये एक तरीके का आफ्टर थॉट है, आपने जो है पहले कुछ जो सोच समझ के ये आपने किया गया है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी जज ने रेफ़र किया है इस मद्रास हाई कोर्ट का। ये मैं आपको इसका जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट मैं बता रही हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा और उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके अंदर जज ने और ये भी बात कही है कि कोई भी ऐसे पिटीशन जिसमें सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अपने ग्रजेस को, अपने अंदर की जलन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए फ़ाइल करता है, उसमें उसको कोई जस्टिस से लेना देना नहीं है, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने खाली बदला लेने की नीयत से अगर कोई केस फाइल करता है तो ऐसे केसेस को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, तुरंत क्वैश कर देना चाहिए। तो ये एक तीसरा और एक पॉइंट था। पहला पॉइंट तो ये था निराधार था। निराधार इसलिए था क्योंकि उसने जो मेंटेनेंस मांगा था वो खुद कह रही है दूसरे पिटीशन के अंदर कि मैं कमाती हूँ, तो यहाँ पर मेंटेनेंस उसका लागू नहीं होता, इसका कोई आधार नहीं है। दूसरा लिमिटेशन, 1 साल गुजर चुके आपको मैट्रिमोनियल होम छोड़कर, उसके बाद आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करती है, सॉरी आपको डोमेस्टिक वायलेंस एंटरटेन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट कि आपने जो कुछ भी किया है ये बदले की भावना से किया है, क्योंकि अगर आपके ऊपर अगर इतना ही अगर अत्याचार हो रहा था तो आप पहले आ सकती थी, लेकिन आपके हस्बैंड के फाइल करने के बाद, सारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करने के बाद आप यहाँ पर आ रही हो। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक तरीके का क्या कहते हैं कि आई वॉश है, ये बस आप उसको बदला लेने के लिए, आप अपने ग्रजेस को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हो। तो अगर आप अपने सूट के अंदर, अपने पिटीशन के अंदर ये साबित कर सकते हो कि आपके विरुद्ध जो डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया गया है वो सिर्फ एक बदला लेने की भावना से किया गया है, उसमें जो रिलीफ मांगा गया है उसमें का कोई आधार नहीं है। तीसरा, वो जब हमारा घर छोड़कर गई थी तब से लेके अब तक 1 साल से ज़्यादा हो चुका, तो इसके बेसिस पे आपका डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन क्वैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरा मैटर चलाकर, एविडेंस में अपने आप को बेकसूर बताकर मैटर को जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में ही आप इस मैटर को ख़त्म कर सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स में आपके सामने लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।